हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं अर्थशास्त्र का पहला अध्याय, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं चैप्टर HBSC में 4 नंबर का आता है, CBSE में भी ये 4 से 3 नंबर का आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे डीपली से पढ़ें। तो चलिए इस चैप्टर को हम आपको स्टार्ट करा देते हैं, इसकी सीरीज़। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की परिभाषा इस चैप्टर में सबसे पहले आ जाती है। आप अर्थशास्त्र जो है सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यानी अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं, तो आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो चलिए सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, यानी यह साइंस है जो विभिन्न उद्देश्य और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ संसाधनों के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन कराता है। यानी अर्थशास्त्र जो है मानव जो व्यवहार करता है और मानव के द्वारा जो उपयोगी संसाधन है उसका अध्ययन कराता है अर्थशास्त्र। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको याद हो जाएगी, आप याद इसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे उसके बाद अर्थशास्त्र के प्रकार आ जाते हैं। अर्थशास्त्र 2 प्रकार का होता है, याद कीजिएगा। अर्थशास्त्र 2 प्रकार का होता है, इसकी शाखाएं जो है 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 वैशिष्ट अर्थशास्त्र, नंबर 2 समष्टि अर्थशास्त्र। वैशिष्ट अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्तिगत यानी निजी, यानी जैसे एक उपभोक्ता का मतलब होता है वस्तुओं का उपभोग करने वाला। एक उत्पादक से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कराता है। यानी कि जो एक उपभोक्ता को, यानी जो एक वस्तु का उपभोग करने वाले को जो आर्थिक समस्याएं आती है उसका अध्ययन जो हम वैशिष्ट अर्थशास्त्र में करते हैं। उसके बाद आता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में जो उच्च स्तर पर जो आर्थिक समस्याएं आती है, जैसे कि रोजगार की समस्या, स्थल, राष्ट्रीय उत्पाद, बचत, निवेश आदि का अध्ययन कराता है। यानी ये सब जो है समष्टि अर्थशास्त्र में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ये आपको याद जो है कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों की डेफिनेशन आप बड़े ही आराम से, मुझे लगता है आप कर लोगे, तो इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है इनमें। तो उसके बाद आता है वैशिष्ट अर्थशास्त्र का विलिस वर्गीकरण। यानी इसका जो है ये कितने प्रकार का होता है वैशिष्ट अर्थशास्त्र, ये 3 प्रकार का होता है आमतौर पर। उत्पाद कीमत, साधन कीमत, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। उत्पाद कीमत के भी 2 भार होते हैं, मांग का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत। साधन कीमत के 4 भार होते हैं, मजदूरी, किराया, लाभ, ब्याज। तो आप इसे याद जो कर लीजिएगा, इसमें कोई भी समझाने वाली बात नहीं है। वैशिष्ट अर्थशास्त्र का महत्व, तो यदि समष्टि अर्थशास्त्र को स्थूल शरीर माने तो वैशिष्ट अर्थशास्त्र उस शरीर की सूक्ष्म आत्मा है। यानी कि यदि हम समष्टि अर्थशास्त्र को बड़ा मानते हैं तो जो वैशिष्ट अर्थशास्त्र है वो बहुत छोटा है, यानी उसकी बहुत छोटी आत्मा है। तो इसमें जो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही आपको समझ लेना है और ये इसमें आपको लट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है बड़ा और वैशिष्ट अर्थशास्त्र का मतलब होता है छोटा। इतना आप याद जो है रख लीजिएगा, आपके लिए इतना बहुत है। वैशिष्ट अर्थशास्त्र के महत्व निम्नलिखित है। यहाँ पे मैंने 6 जो महत्व इसके मेंशन किए रहे हैं। तो चलिए 6 महत्व के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यह अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियाँ बनाने में सहायक है, जो उत्पादक कुशलता को बढ़ा देती है। यानी कि ये अर्थशास्त्र से संबंधित जो नीति होती है उसे बनाने में सहायक होती है, जो उत्पादक कुशलता को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे जो है पहला पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी डाउट आपका नहीं रहा होगा। तो चलिए अब हम दूसरे महत्व पे चलते हैं। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों, यानी जो व्यक्तिगत या निजी इकाई होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और नंबर 3 है ये बताता है कि किसी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में कोई व्यक्तिगत इकाई संतुलन कैसे प्राप्त करती है। यानी ये जो व्यक्तिगत इकाई होते हैं उसका संतुलन को भी बता देता है। यह सरकार को कीमत नीतियों के निर्धारण में मदद करता है। यानी जो सरकार कीमत किसी भी वस्तु की जो भी कीमत जो निश्चित करती है उसके बारे में भी ये बता देता है वैशिष्ट अर्थशास्त्र। और यह व्यवसायी अर्थशास्त्रियों को अपने व्यवसाय के लिए सही पूर्वानुमान लगाने में सहायता करता है। यानी जो अर्थशास्त्री होते हैं उनके जो व्यवसाय होते हैं उनका पूर्व अनुमान, यानी उनका अनुमान लगाने में सहायता करता है। यह संसाधनों के कुशल प्रयोग में मदद करता है। यानी जो संसाधन होते हैं उसका सही प्रयोग करने में ये मदद करता है। तो यहाँ तक आपका कोई भी डाउट नहीं बचता है मेरे हिसाब से। तो
यदि आपका अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है वैशिष्ट अर्थशास्त्र। वैशिष्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, यानी हमने पढ़ लिया वैशिष्ट और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसके बाद अर्थशास्त्र की हमने परिभाषा पढ़ ली। उसके बाद आता है वैशिष्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। वैशिष्ट और समष्टि अर्थशास्त्र में जो अंतर है वो बिल्कुल ही आसान है, आपको जो है आसानी से याद हो जाएंगे, एक बार आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए देख लेते हैं। वैशिष्ट अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कराता है, यानी कि वैशिष्ट अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई यानी जो निजी इकाई होती है उससे संबंधित जो आर्थिक समस्याएं होती है उसका अध्ययन किया जाता है। और वैशिष्ट अर्थशास्त्र में जो एक उत्पादक, मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक उत्पादक और एक उपभोक्ता से संबंधित है। वैशिष्ट अर्थशास्त्र जो है एक उत्पादक और एक उपभोक्ता से संबंधित है, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। वैशिष्ट अर्थशास्त्र में समष्टि चर स्थिर रहते हैं, यानी वैशिष्ट अर्थशास्त्र में जो समष्टि के चर होते हैं वो स्थिर रहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कराता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। समष्टि अर्थशास्त्र पूरे अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं होती है उसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि समष्टि का मतलब होता है बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र में वैशिष्ट, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में तो जो वैशिष्ट अर्थशास्त्र के चर होते हैं वह स्थिर रहते हैं, और वैशिष्ट अर्थशास्त्र में जो है समष्टि अर्थशास्त्र के जो चर रहते हैं वो स्थिर रहते हैं, यानी स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। तो आप कंफ्यूज मत होना, स्थिर क्या होता है मैं आपको डीपली से पढ़ा रहा हूँ, आप टेंशन ना ले। तो आर्थिक समस्याएं से अभिप्राय चयन की समस्या, यानी जो भी उपभोक्ता है वो चयन करता है, यानी वस्तुओं का जो भी चयन करता है उससे संबंधित जो समस्याएं उसे आती है उसे हम आर्थिक समस्या कहते हैं। इसमें कौन कौन समस्याएं आती है, यानी इससे कारक कौन कौन से है वो जान लेते हैं। संसाधन सीमित है, सबसे पहला कारक है संसाधन सीमित है। नंबर 2 है मानवीय इच्छाएं असीमित है, और नंबर 3 है संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है, यानी संसाधन सीमित है, यानी जो वस्तु है संसाधन मैंने आपको पहले भी बता दिया, यदि आपको नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ। संसाधन वो होती है जो मानव कल्याण के लिए जो भी वस्तुएं उपयोगी है उन्हें ही हम संसाधन कहते हैं। और मानवीय इच्छाएं असीमित है, जो मानव की इच्छाएं है वह असीमित है। यह आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है बोर्ड में, तो आप इसे याद कीजिएगा। जो मानवीय इच्छाएं होते हैं वह असीमित है। एक पॉइंट में HBSC के 2017 के सेट C में आया था, तो आप इसे याद कीजिएगा। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है, यानी संसाधन का प्रयोग वैकल्पिक यानी इच्छा द्वारा किया जा सकता है, यानी कोई भी जो है संसाधन का प्रयोग कर सकता है, इसका मतलब ये है। उसके बाद आता है दुर्लभता से अभिप्राय उस स्थिति से है, यानी ये सिचुएशन है जब संसाधन उस डिमांड से कम मात्रा में उपलब्ध हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पार्ट 1। तो यदि आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं पार्ट 2 भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। जब तक आप जो है पार्ट 1 में जो भी मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए। यदि अब भी आपका कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। धन्यवाद।